एनसीएफ 2005 में कांग्रेस की छाप मिलती है, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय ये सब हुआ था। तो कांग्रेस की हमेशा से एक विचारधारा रही है, भाजपा की विचारधारा थोड़ी अलग रही है। आपने देखा होगा भाजपा हमेशा केंद्र को मजबूत करता है और कांग्रेस हमेशा दूर उस कोने पे विकेंद्रण करती है, उस कोने पे बैठे हुए उसको मजबूत करती है। तो ये भी इसमें झलक रहा है कि स्थानीय निकाय, जब आपको पता है ना, कांग्रेस पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 में नागौर में एक गांव में पंडित नेहरू ने की थी। तो वो क्या है, वो लोकल बॉडी की बात है, लोकल लेवल पे अधिकार दिए जाएं। लेकिन भाजपा की थोड़ी सी सोच, विजन अलग है, कांग्रेस का विजन अलग है, इसमें वो छलकता है। इसलिए स्थानीय निकायों को मजबूत करने की बात की गई है एसएस में। तो 4 बिंदु याद रखने हैं। पहला है जेंडर के बारे में, दूसरा है एससी एसटी और माइनॉरिटीज के बारे में, तीसरा है ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में, और चौथा है लोकल बॉडी को मजबूत बनाने के बारे में। ये चारों महत्वपूर्ण बातें किस में हैं? सोशल साइंस में हैं। ओके, अब एनसीएफ 2005 4 अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की भी बात करता है साहब, जिसमें पहला है कार्य या वर्क, दूसरा है आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, तीसरा है स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, और चौथा है शांति, एजुकेशन, पीस। तो इन चारों के बारे में भी एक दो बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हम आपके लिए पिरो के लाए हैं, चुन के लाए हैं। क्या है पहली बात? कार्य का मतलब है वर्क। तो पहला बिंदु देखिए, आरंभिक स्तर पर अधिगम को कार्य तथा अनुभव से जोड़ना। वर्क एंड एक्सपीरियंस आपने देखा है ना, आपके अपने सब्जेक्ट भी होता है। तो आरंभिक स्तर पर अधिगम को कार्य तथा अनुभव से जोड़ना, यानी लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है। किसकी बात की गई है? लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस की बात की गई है। यानी बच्चा जो सीख रहा है, अधिगम का मतलब सीखना है उसका, वो सीखना कैसे है? वो सीखना डूइंग के द्वारा है, वो सीखना करके सीखना है। या फिर इसमें लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस और डूइंग लगभग एक जैसी बात है, यानी वो अनुभव लेके सीखे, क्योंकि अगर ऐसा सीखेगा तो वो फिर कभी उस बात को भूलेगा नहीं, वो ज्ञान स्थायी होगा। दूसरी बात कार्य में दे रखी है माध्यमिक स्तर पर, ध्यान देना। आरंभिक स्तर पर तो अधिगम को कार्य और अनुभव से जोड़ने की बात है, और माध्यमिक स्तर पर है आजीविका से जुड़ी हुई शिक्षा का चुनाव। माध्यमिक स्तर पे क्या है? आजीविका से जुड़ी हुई शिक्षा का चुनाव किया जाए, यानी वोकेशनल एजुकेशन को महत्व दिया गया है, ताकि वो पढ़ने के बाद नकारा ना रहे, पढ़ने के बाद वो खुद सेल्फ डिपेंड भी बन सके। तो आजीविका से जुड़ी हुई शिक्षा का मतलब ये है। और तीसरी बात है, विद्यालय के बाहर की आजीविका संस्थाओं को मान्यता दी जाए। मान्यता दी जाने का मतलब ये हुआ कि साहब पाठ्यचर्या, एनसीएफ 2005 की गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़े ना, उसमें पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या केवल किताबें नहीं है, बल्कि उस विद्यालय के का जो एरिया है, आसपास का माहौल है, उसमें अगर कोई ऐसे काम हो रहे हों जो आजीविका से जुड़े हों, तो बच्चों को उसमें भी आप भेजिए, और बदले में स्कूल में उनकी प्रेजेंस होगी, क्योंकि वो भी तो पाठ्यचर्या का हिस्सा है। वहाँ भी तो वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, हाथ के काम सीख रहे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, वहाँ नए नए आइडियाज वो ले रहे हैं, तो ये भी तो पढ़ना हुआ। इसलिए ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं कार्य में। पहला है अधिगम को कार्य और अनुभव से जोड़ दें, दूसरा आजीविका से जुड़ी हुई शिक्षा उनको दी जाए, और ये शिक्षा अगर विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, जो कि नहीं है, तो बाहर की संस्थाओं में दी जाए और इसको मान्यता दी जाए। 3 महत्वपूर्ण बातें। कार्य के बाद दूसरा है कला एवं पारंपरिक दस्तकारियां। तो कला, आर्ट में क्या है? एक पॉइंट है, कला को हर स्तर पर एक विषय के रूप में मान्यता दी जाए, यानी कला एक विषय के रूप में हो। तो कला शिक्षा आपने पढ़ा है ना, कला शिक्षा अपने यहाँ विषय है, लेकिन याद रखना ये अनिवार्य नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसलिए कला शिक्षा, कला में क्या आ सकता है? कला में 4 पहलू जो है ना इसके, उन चारों पहलुओं की बात की गई है। एक है नृत्य, पहला कौन सा है? नृत्य। दूसरा है संगीत, कौन सा है? संगीत। तीसरा है नाटक, कौन सा? नाटक। और चौथा है दृश्य कलाएं, विजुअल आर्ट्स। तो कला में 4 पहलू होने चाहिए। साथ ही हैंडीक्राफ्ट की बात की गई है, तो यहां लिखा है मानचित्रीकरण द्वारा विद्यालय परिक्षेत्र में उन क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां पर छात्र स्थानीय दक्ष कारीगरों से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। किस चीज का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें? पारंपरिक दस्तकारियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। मतलब स्कूल में, जैसे अभी आप स्कूल जाओगे, विद्यालय जाओगे, तो आप देखोगे कि बाकायदा आपके स्कूल का एक मैप रहता है। उस मैप में ये रहता है कि साहब ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये मैप है पूरा स्कूल का, ये स्कूल है, इधर ये बी ऑफिस है, सीबी ऑफिस है, इधर से डी ऑफिस आएगा, दूर है।
यहाँ पे कोई मंदिर है, यहाँ पे कोई रोड है, यहाँ पे कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा काम चल रहा है, यहाँ पे पंचायत भवन है, यहाँ पे शहर में आए तो फिर नगर पालिका का ऑफिस है। तो इस तरह से मैप बनता है ना। अब क्या कहा गया कि एक मानचित्र ऐसा भी स्कूल में लगाएं कि आपका स्कूल है और आपके स्कूल के आसपास कैचमेंट एरिया में जो स्थानीय चीजें हैं, जो लोक कलाएं हैं, उनको प्रश्रय दिया जाना चाहिए, उनको बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तो उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे यहाँ पे दरी बुनाई केंद्र चल रहा है, यहाँ पे एक पशु मेला होता है, यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें कुछ बहुत सी मूर्तिकारी की चीजें और वैसी हो रही हैं। तो ये भी एक मैप आप स्कूल में बनाएंगे और अपने बच्चों को इन क्षेत्रों में भी भेजेंगे, ताकि जो अधिकारी आए वो भी तो देखें कि साहब आपके क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें हैं जहां जाके बच्चे अपनी पाठ्यचर्या पूरी कर रहे हैं। तो आप बताएंगे साहब ये जगह है, वहां पे बच्चे गए हुए हैं, स्कूल में प्रेजेंट है, तो वहां जाएंगे, वहां बच्चे मिलेंगे तो मजा आएगा। यानी आप सोचिए इसके पीछे क्या लॉजिक है। एनसीएफ 2005 कहता है, आप सोचिए प्रतापगढ़ के स्कूल में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन थेवा कला का उनको पता नहीं है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि प्रतापगढ़ की थेवा कला क्या है। तो कैसी विडंबना होगी जब आपने वहां के बच्चों को थेवा कला सिखाई नहीं। हमारे देश में यही तो था, कितने कुटीर उद्योग थे पता है आपको। गांधी जी ने इस पे काम किया था, बात करी थी, पर वो चीज चल नहीं पाई। जयपुर के बच्चे अगर ब्लू पोटरी के बारे में ना जाने तो फिर क्या जाने, बीकानेर के बच्चे उस्ता कला को नहीं जाने तो फिर क्या जाने, नागौर के बच्चे पशु मेला नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं, कृषि औजार यंत्र नहीं जाने तो फिर क्या जाने। क्योंकि पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या विद्यालय का माहौल है। ओके, यहां देखिए आप दो बातें होंगी कला और पारंपरिक दस्तकारियों में। एक तो स्थानीय लेवल पे जो भी पारंपरिक दस्तकारियां हैं, मैप के द्वारा हम उन जगह को चिन्हित करेंगे और बच्चों को वहां पे भेजेंगे स्कूल से, और वहां जाके वो पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, अपना पाठ्यचर्या पूरी करेंगे, ठीक है ना। साथ में कला को एक विषय के रूप में मान्यता दी जाएगी, अनिवार्य विषय नहीं है पर एक विषय के रूप में मान्यता दी जाए, जिसमें कला के चारों पहलू होंगे। नृत्य है, संगीत है, नाटक है और दृश्य कलाएं हैं साहब। कैसी होती है? एक इमेज हमने आपके लिए बनाई है। ये दरअसल विजुअल आर्ट्स है, ये दृश्य कलाएं हैं। ये क्या है? दृश्य कलाएं। ये विजुअल आर्ट है। विजुअल आर्ट का आपके सामने एग्जाम्पल है, जिसमें ये कितना खूबसूरत काम कर रही है, कितनी बेहतरीन चीज कर रही है। हम आपको बता रहे थे ना कि हम सब तरस रहे थे कि काश हम भी कुछ बना दें दीवारों पे, लेकिन हमको मौके नहीं मिले। इनको मौके मिल रहे हैं साहब, इनको मौके मिल रहे हैं साहब। ये विजुअल आर्ट्स है। ये क्या है? विजुअल आर्ट्स है। ये है दृश्य कलाएं। ये क्या है? दृश्य कलाएं। ये भी तो कला है। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इन पेंटिंग से कितना कमाल कर चुके हैं, पर हमारे देश में पता नहीं कितने कलाकार होंगे। ओके, साथ में पारंपरिक दस्तकारियां भी देखिए अपने देश की कितनी बेहतरीन और बहुमूल्य निधियां हैं। हमने इनको सहेजा नहीं, हमने इनको तराशा नहीं, हमने इनको संवारा नहीं, हमने इन कलाकारों को भटकने के लिए छोड़ दिया। एनसीएफ 2005 इस पे भी ध्यान देता है कि ये सब भी तो सिखाएं बच्चों को, क्योंकि ये सब क्या है? उनके पाठ्यचर्या का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट। अब तीसरा विषय इसमें, एक्स्ट्रा विषय में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में दोनों चीजें हैं। एक तो स्वास्थ्य में एमडीएम का जिक्र है। किसका जिक्र है? एमडीएम। दरअसल एमडीएम है मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। और इस पे प्रश्न आता है, ये शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995 को। कब शुरू हुई थी? मध्याह्न भोजन योजना। ये कई बार पूछा गया। 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री थे अपने पीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने शुरू किया था। हालांकि राजस्थान में 1977 में अंत्योदय योजना भी शुरू थी, पर वो डिफरेंट था। मध्याह्न भोजन योजना आप बोलेंगे 1995 में शुरू की गई थी। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि इसको और सुदृढ़ बनाएं, यानी बच्चों को न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम स्कूल में न केवल उनको विकसित करें, बल्कि ज्ञान का निर्माण करें, बल्कि उनमें पोषण भी दें। और आपने देखा होगा मिड डे मील में दूध शुरू हो चुका है। मिड डे मील में आने वाले टाइम में ड्राई फ्रूट्स भी शुरू होंगे सरकारी स्कूलों में। तो मिड डे मील को सुदृढ़ बनाना है। दूसरी बात, शारीरिक शिक्षा के कामों में, स्पोर्ट्स में, दूसरी चीजों में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शामिल किया जाए। किनको शामिल किया जाए? लड़कियों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। अभी आपको पता है पिछले दिनों हमारे राज्य में, राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का एक कॉन्सेप्ट आया था। स्कूलों में बाकायदा हमने सबने कि जो भी भाग लेना चाहे
खेल में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वो सब लोग भाग लेंगे। और उसमें बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, इतने रजिस्ट्रेशन हुए थे कि साहब बहुत चर्चित ये मामला रहा था। वैसे ही लड़कियों को भी लड़कियां पता है कितना नाम रोशन करती हैं, विदेशों में आधे मेडल लड़कियां ले जाती हैं ओलंपिक में, और हमारे देश में कमी थी। हालांकि इसमें भी बदलाव हो रहा है और अभी बहुत कुछ हो रहा है, तो अच्छी बात है। ध्यान रखना 2 बातें, MDM मिड डे मील को सुदृढ़ बनाना है, साथ में लड़कियों को भी शारीरिक और स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में, स्पोर्ट्स वगैरह में शामिल किया जाना है। ओके, एक बिंदु है शांति, पीस। तो शांति के लिए शिक्षा, याद रखना एजुकेशन फॉर पीस। एजुकेशन फॉर पीस लिखा है, एजुकेशन फॉर पीस को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जगह दी जाए। कहां जगह दी जाए? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जगह दी जाए। हालांकि महिलाओं के लिए, एजुकेशन फॉर पीस के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की भी बात है, मैं अतिरिक्त अन्य विशेषताओं में आपको बताऊंगा वो बात। तो पर यहां ध्यान रखना, शांति के लिए शिक्षा को किस में शामिल करेंगे? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यानी कम से कम शिक्षकों को ये बात बताई जाए, समझाई जाए, तो वो भी स्कूलों में जाके ये बात आगे फैलाएं। इसका मतलब हमारे देश की, पता है ना, हमारे देश की एक मोटो है, हमारे देश का एक आदर्श वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम शांति में विश्वास करते हैं, इसलिए शांति को भी, एजुकेशन फॉर पीस को भी जगह दी जाए। ओके, अब है एनसीएफ 2005 की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं, और यह बहुत खास है, इन पे परीक्षाओं में प्रश्न आता है। एक तो ध्यान रखना, एनसीएफ 2005 मनोविज्ञान के कौन से संप्रदाय पर आधारित है? तो आपको बोलना है 2 संप्रदाय। एक तो है निर्मितवाद। कौन सा? निर्मितवाद। और आप हमसे निर्मितवाद या तो पढ़ चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे। निर्मितवाद होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि साहब बच्चे में ज्ञान का अस्तित्व अंदर ही है, बाहर नहीं है। क्योंकि वर्षों से अवधारणा चली आ रही थी ना कि ज्ञान बाहर से दिया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों ने भी बोला था कि बच्चा तो टेबुला रसा है, जॉन लॉक ने बोला था बच्चा तो कोरा कागज है, उसके पास कुछ नहीं है, ना अनुभव है ना ज्ञान है। ज्ञान तो देगा शिक्षक, ज्ञान तो देगी स्कूल। तो इसका जवाब निर्मितवाद ने ये दिया। निर्मितवाद में जीन पियाजे आते हैं, निर्मितवाद में वाइगोत्स्की आते हैं, ब्रूनर आते हैं, डेविड एसोबेल आते हैं, ग्लिजरफील्ड आते हैं। ये कहते हैं कि साहब ज्ञान का अस्तित्व बाहर नहीं है, बल्कि बालक के मन के अंदर ही है, और वो अपने मन में ही ज्ञान की संरचना करता है, ज्ञान को संरचित करता है, ज्ञान का कंस्ट्रक्ट करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। तो ज्ञान के निर्माण करने को निर्मितवाद बोलते हैं। ज्ञान का निर्माण होगा, उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। निर्मितवाद की बहुत सी विशेषताएं हैं कि बच्चा सक्रिय होता है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बच्चा पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है, शिक्षक सुविधा प्रदाता होता है। इसलिए एनसीएफ 2005 निर्मितवाद की बात करता है, और निर्मितवाद संज्ञानवाद से निकला है। लेकिन कहीं न कहीं एनसीएफ 2005 गेस्टाल्टवाद की अवधारणा को भी मानता है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद कहता है, क्या कहता है? गेस्टाल्टवाद कहता है कि प्रत्यक्षीकरण जरूरी है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब परसेप्शन का मतलब आपको पता है ना, ज्ञान की 3 सीढ़ियां हैं। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है संवेदना। वो सेंसेस हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, विजुअल सेंस, हियर सेंस, स्मेल सेंस, टेस्ट सेंस और टच सेंस। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के प्रवेश द्वार हैं। तो ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के प्रवेश द्वार हैं। इसका मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनको हम बोलते हैं संवेदनाएं, संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, याद रखना। तो ये क्या करती हैं? बाहर से सूचनाएं लेती हैं, अब ये सूचनाएं लेके मस्तिष्क तक भेजती हैं, और मस्तिष्क इन सूचनाओं से कोई मीनिंग मेकिंग करता है, कोई अर्थ लगाता है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी है, ये याद रखना। और ज्ञान की तृतीय सीढ़ी है कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय। तो तीनों सीढ़ियां यहां पे फॉलो की गई हैं एनसीएफ 2005 में कि साहब गेस्टाल्टवाद की अवधारणा है कि प्रत्यक्षीकरण तभी होगा, चीजें समझ में तभी आएंगी जब हम एज ए होल देखेंगे। कैसे देखेंगे? एज ए होल देखेंगे, यानी समग्र रूप में चीजों को देखेंगे। तो आपका एनसीएफ 2005 समग्रता की भी बात करता है, क्योंकि विभिन्न विषयों के बीच के सहसंबंध की बात करता है ना। यहाँ पे प्रोफेसर यशपाल का एक स्टेटमेंट मेरे को याद आ रहा है जो उन्होंने बताया है, और उन्होंने क्या बताया सुने। प्रोफेसर यशपाल ने कहा है कि साहब हमारे देश में एक विडंबना है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि आजादी के बाद हमारे देश के स्कूलों में इस बात पे ध्यान दिया ही नहीं गया कि साहब सीढ़ियां तो है ही नहीं, सीढ़ियां नहीं है तो बच्चे छत पे जा ही नहीं सकते, छत पे जा ही नहीं सकते तो माहौल से रूबरू कैसे होंगे? तो माहौल से जब तक वो रूबरू नहीं होंगे तब तक वास्तविक जिंदगी से कैसे जुड़ेंगे? तो एनसीएफ 2005 जिंदगी से जोड़ता है। इसीलिए तो वो आदेश आया था ना
कि साहब बच्चों कभी धूप में तो निकलो, कभी बारिश में नहा कर तो देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर तो देखो। वैसे ही प्रोफेसर यशपाल एक बात और कहते हैं कि साहब हमारे देश के स्कूलों की और शिक्षा प्रणाली की एक और विडंबना है, और वो क्या है? वो ये है कि शिक्षक क्लास में आते हैं, बच्चों पे ज्ञान की सूचनाओं की बौछार करते हैं, मासूम बच्चे उन बौछारों में भीगते रहते हैं, पिटते रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। शिक्षक चला जाता है, फिर दूसरा शिक्षक आता है, वो दूसरी सूचनाओं की बौछार करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। अब जानते हैं समझ में क्यों नहीं आता? एनसीएफ 2005 कहता है, प्रोफेसर यशपाल कहते हैं कि इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि ज्ञान एक समग्र इकाई है। ज्ञान क्या है? एक समग्र इकाई है। ज्ञान एज ए होल है, ज्ञान गेस्टाल्ट है। हमने क्या किया? हमने अपनी सुविधा के हिसाब से उसको अलग अलग विषयों में बांट दिया। गणित अलग, अंग्रेजी अलग, भूगोल अलग, इतिहास अलग, बाकी चीजें अलग 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 कर दिया, और हमने ज्ञान के बीच में दीवारें खड़ी कर दी, और ऐसा करके हमने ज्ञान की अखंडता को खत्म कर दिया। और जब अखंड ही नहीं रहेगा, जब एज ए होल ही नहीं होगा, जब गेस्टाल्ट ही नहीं होगा, तो बच्चों को किस तरह से समझ में आएगा? और वो दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि एक विषय से दूसरे विषय का कोरिलेशन भी नहीं होता, और उन दीवारों में कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, लिहाजा बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या करें साहब? उस पर प्रोफेसर यशपाल क्या बोलते हैं सुनना। इसके उपसंहार में है वो स्टेटमेंट। प्रोफेसर यशपाल कहते हैं कि साहब विभिन्न विषयों के बीच की दीवारें इतनी नीची कर दें। क्या बोला उन्होंने? विभिन्न विषयों के बीच की दीवारें इतनी नीची कर दें कि बालकों को समग्रता से समझने वाली खुशी हासिल हो सके, यानी उनको प्रत्यक्षीकरण हो जाए, परसेप्शन हो जाए, मीनिंग मेकिंग हो जाए। विभिन्न विषयों के बीच की दीवारें क्या कर दें? इतनी नीची कर दें कि बालकों को समग्रता से समझने वाली खुशी हासिल हो सके, और उनका चेहरा इस मानिंद चमक उठे, उनका चेहरा इस तरह से चमक उठे जैसे वर्षों पहले कोहलर के सुल्तान का चमका था। यह है समग्रता, यह है प्रत्यक्षीकरण, यह है परसेप्शन, यह है गेस्टाल्टवाद, और यह है निर्मितवाद। तो एनसीएफ निर्मितवाद को फॉलो करता है, एनसीएफ गेस्टाल्टवाद को फॉलो करता है। इसके अलावा एनसीएफ में और क्या क्या होता है वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो यहां देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। स्थानीय स्तर पर विद्यालय के कैलेंडर को तथा समय विभाग चक्र को लचीला बना दें, लचीला बना दें। यानी वो कैलेंडर जो ऊपर से आता है, इसी के ऑफिस में बैठ के वहां केंद्र में कोई बनाता है, राजधानी में कोई बनाता है, इवन जयपुर में कोई बनाता है, तो दूर बाड़मेर के उस गांव में वो चीजें कैसे लागू होंगी? तो क्या करें साहब? आप लोकल लेवल पे स्थानीय अभिभावकों को, स्थानीय शिक्षकों को, स्कूल के टीचर्स को ये अधिकार दे दें कि वो चाहें तो संडे के दिन बच्चों को बुला लें, चाहें तो मंडे की छुट्टी कर दें, क्योंकि संडे के दिन वहां पे दरी बुनाई का, कालीन बुनाई का, दस्तकारी का कोई बेहतरीन प्रोग्राम होता है, तो बच्चों को उसमें भाग लेने दें, बदले में दूसरे किसी दिन की छुट्टी कर दें। या समय विभाग चक्र का जो रिजिडनेस है, निर्मितवाद भी इसकी बात करता है कि अनुशासन, रिजिडनेस, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, इन चीजों को हटा दो, बैरियर तोड़ दो, वास्तविक जिंदगी से चीजों को जोड़ दो। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोकल लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए कैलेंडर में, टाइम टेबल में। दूसरी बात है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाई जाए ताकि इंटर्नशिप के माध्यम से शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जब पढ़ा रहे थे 2005 के एनसीएफ को, आज से 15 साल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एनसीएफ आया ना तब से पढ़ा रहे हैं, तो हम बताते थे कि आने वाले टाइम में बीएड 2 साल का हो जाएगा, और अभी तो आप सब देख ही रहे हैं बीएड 2 साल का हो चुका है। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए किया कि साहब देखो, अभी आप जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें भी पता है 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है कंटेंट्स, एक होती है पेडागोजी। कंटेंट्स आपने जो ग्रेजुएशन तक आज तक पढ़ा है या 12वीं तक पढ़ा है वो कंटेंट्स है। दूसरा पेडागोजी शिक्षा शास्त्र है, मतलब वो कंटेंट्स हम बच्चों को किस तरह से समझाएंगे, हम बच्चों में वो किस तरह से ज्ञान का निर्माण कर देंगे उससे संबंधित। तो ये कितना मुश्किल होता है पेडागोजी होता है ना, इसलिए तो पेडागोजी, इसलिए तो मैंने कहा ना कि पेडागोजी और टीचिंग मेथड्स आप हमसे पढ़ना, फिर देखना कितने कमाल होंगे। और ये जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो आप कोई बेवकूफ़ी में किसी ऐसे व्यक्ति से मत पढ़ लेना जिसको पता ही नहीं है पेडागोजी की स्पेलिंग क्या होती। किसी के जोर जोर से बोलने से पेडागोजी नहीं बनती,
हम बताएंगे आपको पेडागोजी की वो बारीकियां, तो ध्यान दें मेरी बात पे। दरअसल बीएड में और बीएसटीसी में आपने पेडागोजी सीखी होती है, लेकिन होता क्या है, हालांकि आपने तो वहां पे कितना पढ़ा होगा ये तो एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में वो 2 वर्ष, इसलिए 2 वर्ष का किया जा रहा है कि ये कर दिया गया है, ठीक है ना। बीएसटीसी पहले से 2 वर्ष थी, तो वो होता क्या है वहां पे हम चीजें सीखते हैं कि बच्चों को कैसे ये चीजें पढ़ाएं, कैसे लेसन प्लान होगा, कैसे माइक्रो टीचिंग होगी, कैसे टीचिंग मैक्सिम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ये तमाम बातें हम बीएड कॉलेज में तो सीखते हैं, बीएसटीसी में तो सीखते हैं, बोले सीखते हैं ना, ओके। लेकिन वो सब सीखने के बाद फिर हमारी पोस्टिंग हो जाती है स्कूल में, और स्कूल में जाते हैं तो कुछ और ही मिलता है। इसका मतलब शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत तो हमने पढ़े वहां विशेषज्ञों से, कुछ और वहां पे विशेषज्ञ होते हैं पढ़ाने वाले, कुछ और पढ़ा था वहां तो, और प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है। तो अब क्या करें साहब, वो तो चला गया, अब तो स्कूल में आ गए। इसीलिए एनसीएफ 2005 ये कहता है कि अब इंटर्नशिप शुरू की जाए, यानी आप दरमियाने बीएड, बीच में बीएड के स्कूलों में जाएंगे और प्रैक्टिकली वहां बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और आप देखेंगे कि जो चीजें आपने वहां पढ़ी वो कितनी कारगर हैं, और स्कूलों में जो चीजें आपने देखी वो अनुभव लेके आप वापस बीएड कॉलेज में आएंगे, वापस अपनी बीएसटीसी में आएंगे, और वापस विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे कि साहब ऐसा होता है तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसलिए अवधि बढ़ा दी है साहब, और बढ़ चुकी है अवधि टीचर्स ट्रेनिंग की। तीसरी बात है, विद्यालय के पुस्तकालय में स्थानीय लेखकों, लोक कलाओं तथा स्थानीय संस्कृति से संबंधित पुस्तकों को शामिल किया जाए। यानी हर तरह से आप देख ही रहे, लोकल स्थानीय संस्कृति को, स्थानीय कलाकृतियों को, स्थानीय पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट को, स्थानीय कलाओं को, स्थानीय कलाकारों को महत्व दिया जाए, और बच्चों को स्थानीय चीजें वो सारी सिखाई जाए। इसलिए लाइब्रेरी और पुस्तकालय जो स्कूलों में हैं, उनमें भी आप स्थानीय लेखकों, स्थानीय लोक कलाओं और स्थानीय संस्कृति से संबंधित पुस्तकों को शामिल करें। अगला बिंदु है, शांति के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम करें। ओके, महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल किए जाए, ये भी एक बात हुई। तो अतिरिक्त महत्वपूर्ण विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। और अगली बात, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है, तो ध्यान देना, हम बता चुके हैं आपको, निर्मितवाद की बात है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि वह तो केवल सुगम करता है, वह तो केवल फैसिलिटेटर है, जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। यह बात हम आपको बता चुके हैं। यह बात है निर्मितवाद की। ये किसकी बात है? निर्मितवाद की, क्योंकि ज्ञान का निर्माण तो बच्चा खुद ही करेगा। देखो ऑप्शंस में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, शिक्षक ज्ञान का हस्तांतरण करने वाला होता है। अगर ऐसा ऑप्शन मिले तो आप उसको कर देना क्रॉस। ऐसा नहीं है। ज्ञान देने का उत्तरदायित्व शिक्षक का है, ऐसा नहीं है। ज्ञान पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चों को रोट सिस्टम और पुनरावृत्ति पर आधारित चीजें करवानी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें गलत हैं। सही क्या है? बच्चा सक्रिय विनियोजक है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, शिक्षक और बच्चा दोनों सक्रिय होते हैं। ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है, शिक्षक और विद्यालय तो केवल उसको सहायता देते हैं। अगर बच्चा फेल हुआ तो विद्यालय फेल है, बच्चा फेल हुआ तो सिस्टम फेल है, बच्चा फेल हुआ तो शिक्षक फेल है। हम बच्चे को विद्यालय के सिस्टम के अनुसार नहीं बदलेंगे, बल्कि विद्यालय के सिस्टम को बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बदल देंगे। बच्चा जो अपनी पृष्ठभूमि लेके आता है, बच्चा जो अनुभव लेके आता है, हम उसके अनुभवों को, उसकी विरासत को, उसकी भाषा को, उसकी संस्कृति को, उसकी भोली भाली अवधारणाओं को महत्व देंगे। हालांकि भोली अवधारणाएं नए कॉन्सेप्ट एक टर्म आती है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट एक टर्म आती है, जिसमें बच्चा अपने तर्क लेके आता है ना। जैसे बच्चा बोलता है कि साहब वस्तुएं मेरे साथ साथ चलती हैं। जैसे बच्चा बोलता है कि साहब चंदा मामा मेरे मामा हैं। तो वो उसकी अवधारणाएं हैं, क्या वो सही हैं? वो गलत हैं। लेकिन हम उसको चुप नहीं कराएंगे, उसको डांटेंगे नहीं, बल्कि हम उसको बोलेंगे वेरी गुड, ये तुम्हारी बात है, वो बात बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन ये सही नहीं है। फिर हम चैलेंज देंगे। चैलेंज क्या देंगे? हम उसको समझाएंगे, उसको बता, क्योंकि गलत बात भी तो उसको नहीं सिखा सकते ना हम। तो हम उसको क्या करेंगे? चुनौती देंगे उसकी अवधारणा को, और बच्चा सीख लेगा कि हाँ यार ये तो नहीं है, सही तो ये है। लेकिन महत्व उसको जरूर देंगे।
तो ये तमाम बातें आप मेरे ख्याल से समझ सकते होंगे, परीक्षा में आपको ऑप्शंस में मिलेंगी। तो यहां पे ध्यान देना, निर्मितवाद की बात को फॉलो किया जाता है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि शिक्षक तो वो फैसिलिटी देने वाला फैसिलिटेटर है, सहज करता है, सरली करता है, जो सूचना मिनी मेकिंग की प्रक्रिया में क्या करता है, अलग अलग तरीके अपनाएगा, अलग अलग तरीकों से बच्चों की हेल्प करेगा। ज्ञान का निर्माण तो बच्चे खुद ही करेंगे। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बहुत बड़ी बात है। यहां पे एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। समावेशी शिक्षा का वातावरण प्रदान किया जाए। देखो एनसीएफ 2005 में लिखा है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा अथवा शारीरिक या मानसिक विकलांगता को निरपेक्ष रखते हुए, यानी इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी बच्चों को मुख्य धारा में लाएंगे। इन बातों को निरपेक्ष रखते हुए सभी की शिक्षा के लिए व्यवस्था करना एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है, लक्ष्य है। ध्यान रखना, सबसे पहले 1974-75 में एक टर्म आई थी, एकीकृत शिक्षा। क्या थी? एकीकृत शिक्षा। ध्यान देना मेरी बात पे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन। क्या थी? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? इसलिए आया था कि साहब इससे पहले क्या था, इससे पहले विशेष योग्य जो बच्चे होते थे, डिसेबल बच्चे होते थे, विकलांग बच्चे होते थे, दिव्यांग बच्चे होते थे, किसी भी तरह से सुनने में प्रॉब्लम है, दिखने में प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, विजुअल इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो ऐसे बच्चों को अलग से विशिष्ट विद्यालय थे, उनके लिए अलग ही पढ़ाते थे साहब, अलग ही टीचर थे। तो पढ़ा आप अलग रहे, टीचर अलग हैं, लेकिन जिस दिन वो मुख्य धारा में समाज में आएंगे तो दूसरों के साथ कैसे कोपविद करेंगे, वो कैसे मिल जाएंगे औरों से? इसलिए ये अवधारणा गलत थी और उसकी जगह आई थी एकीकृत शिक्षा की बात 1974-75 में। एकीकृत शिक्षा में इस बात का प्रावधान किया गया था कि साहब उन बच्चों को बाकी जो स्कूलें हैं उन्हीं में लेके आओ, इसमें लेके आओ, उन्हीं में लेके आओ। और उद्देश्य क्या था? क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने कहा था कि ये गलत कर रहे हो, आप उनको सबके साथ मुख्य धारा में जोड़िए, तो उन स्कूलों में ले आए। लेकिन फिर भी ये उपबंध किए गए, ये उपाय किए गए कि साहब उन स्कूलों में भी अलग से कक्ष होंगे उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए अलग कमरे होंगे, वो उन्हीं में बैठेंगे। बाकी स्कूल के नॉर्मल बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक दूसरे हैं, इनको पढ़ाने वाले शिक्षक दूसरे हैं। तो फिर उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आप फिजिकली उनको स्कूल में ले आए तो क्या हुआ? उनकी दुनिया तो आपने वापस अलग रखी है, इनकी दुनिया तो अलग रखी है। दोनों को मिला दो, तब आती है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। यह आती है आखिरी दशक में 1994-95। और यहां पे क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब यह है कि आप सभी बच्चों को इसी मेन बिल्डिंग में लेके आओगे, सभी बच्चों को इसी मुख्य धारा में लेके आओगे, बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग में लेके आओगे। एक ही क्लास में वो भी बैठा है और सामान्य बच्चे भी बैठे हैं, क्योंकि वो जो दिव्यांग है उसमें क्या है, वो भी विशिष्ट बालक है। जैसे एक प्रतिभाशाली बच्चा है तो वो उसकी अलग विशेषता है, उसमें एक्स्ट्रा IQ लेवल है। एक स्लो लर्नर है तो उसकी भी विशेषता है। एक कम देख रहा है तो उसकी भी कम देखने वाली एक विशेषता है। ये उसको विशिष्ट बालक बनाती है, ये उसको एक्सेप्शनल चाइल्ड बनाती है। तो क्या करें, वो भी वहीं रहेगा। लेकिन एक शिक्षक को ये चैलेंज है, एक शिक्षक के लिए ये काम बहुत ही बड़ा हो गया कि साहब वो सब हर बच्चे की नीड को कैटर करे, वो हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल को समझे, वो हर बच्चे की एबिलिटीज का ध्यान रखे, हर बच्चे को वो वही मुख्य धारा में तो रखे, लेकिन साथ ही इंडिविजुअली भी देखे, हर बच्चे को वो उसके हिसाब से विकसित करने में मदद करे। इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में सब एक जगह भी होंगे, लेकिन हर बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में भी रखा जाएगा। कम दिख रहा है तो उसको आगे बैठाएंगे आप, ठीक है। फिजिकली इंपेयर्ड है, चल नहीं सकता बच्चा, तो आप बाकी बच्चों के साथ ही उसको स्कूल के मेन गेट से एडमिट करवाओगे, लेकिन बाकी बच्चे सीढ़ियों से जाएंगे, उसके लिए रैंप की व्यवस्था कर दोगे। एक टर्म आता है बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग, बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग भी लर्निंग एड की तरह काम कर देगी, क्योंकि सब एक साथ आएंगे। वो जाएंगे सीढ़ियों से और वो जाएगा रैंप से, पर है तो सबके साथ, सब साथ बैठेंगे। वो थोड़ा उसको दिखाएंगे बड़े बड़े अक्षर, बड़ी बड़ी चीज़ें अगर विजुअल है तो, और बाकी बच्चे देखेंगे वैसे नॉर्मल। दूसरों के साथ वो भी मिलके करेगा, वो भी डिस्कस करेगा, वो भी सारी चीज़ें करेगा, तो मुख्य धारा में शामिल हो गया सब। खेल के मैदान में वो चल नहीं सकता, तो उसके लिए आपने ऐसी मोटर वाली एक चेयर उपलब्ध करा दी है। तो 11 खिलाड़ियों में एक वो भी है,
बाकी 10 खिलाड़ियों के साथ वो भी खेलेगा। फुटबॉल का मैच चल रहा है, सब खेल रहे हैं, वो भी खेल रहा है, वो गोल के पास है, फॉरवर्ड है, तो उसको भी गोल पास की, बच्चों ने गोल पास की, और बाकी बच्चे दौड़े, डिफेंडर दौड़े, उसने अपनी मोटर वाली स्पीड वाली कुर्सी पे दौड़ लगाई और गोल पोस्ट के सामने बॉल को ले गया और बॉल को ले जाके किक मारा उसने, गोल हो गया। यह है समावेशी शिक्षा। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट, अगली महत्वपूर्ण बात है समुदाय कम्युनिटी को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। यानी कम्युनिटी, समुदाय क्या है? एक संसाधन है, एक संसाधन। हर चीज यहां पे ध्यान रखना, संस्कृति एक संसाधन है, बच्चे के अनुभव एक संसाधन है, बच्चे की भाषा, मातृभाषा एक संसाधन है, तो कम्युनिटी भी एक संसाधन है। उससे बहुत कुछ सिखाएं, बच्चों को बहुत कुछ सीखें। मानसिक स्तर एवं योग्यता, एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्यक्रम भी रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, हर बच्चे की मेंटल स्टेट के अनुसार उसका निर्धारण किया जाए। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति यह बात पहले भी आ चुकी है। आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, यानी रेस्पेक्ट फॉर वुमेन वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन पे कार्यक्रम होंगे, उन पे चर्चाएं होंगी, तो फिर महिलाओं को सम्मान मिलेंगे, जेंडर वाली बात खत्म हो जाएगी, जेंडर रूढ़िवादिता वाली बात खत्म हो जाएगी, लैंगिक पूर्वाग्रह वाली बात खत्म हो जाएगी। इसी तरह से कुछ और बातें हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस को बढ़ावा दें। सौंदर्य बोध क्या है? कला है, ये जीवन है, ये लाइफ है। तो हम क्या करेंगे? केवल मनोरंजन के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि सौंदर्य बोध वाली चीजें देंगे, तो पता नहीं कितने लियोनार्डो डा विंसी निकलेंगे, कितने लेखक निकलेंगे, कितने पोइट बनेंगे, कितने फिल्मकार बनेंगे, कितने आर्टिस्ट बनेंगे। इसी तरह से शिक्षकों को अकादमिक संस्थान व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। इनोवेशन, तो ऐसे इनोवेशन होंगे। शिक्षक इनोवेशन से दूर ना रहें, खुद भी वो करें, और शिक्षकों को भी ऐसी चीजें समय समय पर पहुंचाएं, तो फिर शिक्षक उस चीज का फायदा उठाएंगे बच्चों को विकसित करने में। ओके, अगली बात, पुस्तकालय लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। क्या दें? स्वयं चुनने का अवसर दें। इसी तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम में, यह आपको बता ही चुका हूं मैं, ये वाली बात हो चुकी है। इसी तरह सजा व पुरस्कार की भावना, पनिशमेंट एंड प्राइज कर दो आप, पनिशमेंट एंड प्राइज की बात है। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। ध्यान देंगे, पनिशमेंट भी खराब है तो पुरस्कार भी खराब है। हम अपनी बार बोलते हैं, परीक्षा में ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो ध्यान रखना, दंड नकारात्मक है इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन पुरस्कार भी तो नकारात्मक है। दंड और पुरस्कार दोनोम बाह्य अभिप्रेरणा है, दोनों एक्सट्रिंसिक है, इसलिए उनको सीमित किया जाए, कम किया जाए। इसी तरह से शैक्षिक गतिविधियां, को करिकुलम एक्टिविटीज में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। कितनी अच्छी बात है। ये एनसीएफ 2005 की तमाम बातें हैं जो जाने कितनी बार कहां पे परीक्षाओं में आती हैं। अंदर के एक बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। यानी को करिकुलम एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स है, खेल है, फॉर एग्जांपल सांस्कृतिक कार्यक्रम है, फॉर एग्जांपल नाटक में भाग लेना है। तो सोचिए कितना अच्छा रहेगा, कैसा लगेगा जब बच्चे नाटक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों की माँ का रोल, बच्चों की मम्मा का रोल वास्तव में उनकी मम्मा ही कर रही है। तो बच्चों को कितना अच्छा लगेगा, कितना बेहतर होगा, टीचर्स को भी कितना अच्छा लगेगा, गार्जियंस को भी कितना अच्छा लगेगा। यानी सब मिल गए, स्कूल बाहरी जीवन से जुड़ गया, स्कूल समुदाय से जुड़ गया, घर और स्कूल एक हो गए। आपको पता है ना, यूरी ब्रेनर का वो मॉडल जिसमें कहा गया है साहब कि बच्चों का जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है उसको आप जैसे बच्चों के माता पिता हैं उनको उनका शिक्षकों से कैसा संबंध है, इसका भी बच्चे के सामाजिक विकास पर, इसका भी बच्चे के विकास पर कितना प्रभाव पड़ता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो फिर ये बात वही है कि बच्चों के पेरेंट्स भी अगर स्कूल से जुड़ जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता एक बच्चे के लिए। इसी तरह से विशाल पाठ्यक्रम व मोटी